हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन जो है इसको कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो रेगुलेट कर सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, किडनी के फंक्शंस को एंड ऑल्सो हमारे टिब्यूल्स के फंक्शंस क्या है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अगर मैं फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे किडनी या नेफ्रॉन में कौन-कौन से टिब्यूल्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा पीसीटी, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर उसको फॉलो करता हुआ हमारा आता है लूप ऑफ हैनले। ठीक है, इसकी 2 ब्रांचेज़ होती है, एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। ठीक है, एंड देन आपके आता है क्या, योर डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, एंड इसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सो दिस इज योर टिब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, जिसमें से आप देखोगे कि पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, ये और बोमेन्स कैप्सूल या फिर अपन उसे मैल्फिजियन कॉर्पसेल्स बोलेंगे, वो आपके कॉर्टेक्स में लाई करता है। बाकी आपके लूप ऑफ हैनले और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स द मेडुला। ये सारी चीज़ जो है मैंने आपको डिटेल में पिछली वाली वीडियोज़ में बता दी थी, तो अगर आपने वो वाला वीडियो ना देखा हो तो एक बार जाके विज़िट करके आइए, उसको देखिए कि वो किस तरीके से मैंने वहाँ पे एक-एक चीज़ आपको लाइन वाइज़ समझाई है। अब बेसिकली हमें इस वीडियो में देखना है कि पीसीटी का क्या काम होता है, लूप ऑफ हैनले का क्या काम होता है, डीसीटी का क्या होता है, कन्वोल्यूटेड सॉरी कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम होता है। तो अगर अपन पीसीटी की बात करें, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल की बात करें, तो ये बेसिकली हमारी जितनी भी टिब्यूल्स होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम से लाइन होती है। ठीक है, अगर जैसे कि आपको याद नहीं आ रहा हो तो हमारे ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब इस तरीके से, ये हमारे क्यूबॉइड्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्यूबॉइडल सेल हैं एंड इसके ऊपर आपके सीलियास प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्या सीलियास प्रेजेंट है, नॉट विलाई, सीलियास। ठीक है, तो ये सीलिया कैसे अपीयरेंस देंगे, ब्रश देंगे। ठीक है, ब्रश जैसा अपीयरेंस देंगे। ये बेसिकली सीलिया क्यों लगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो फिल्ट्रेट में से जितना भी रीअब्जॉर्ब कर सकता है सेल, वो रीअब्जॉर्ब करेगा और उसको ट्रांसफर करेगा आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। ठीक है, सो एपिथेलियम विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द रीअब्जॉर्प्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपके सेल क्यूबॉइडल सेल्स हैं। Nearly all of the essential nutrients, that is 70 to 80% of the electrolytes, with the 70 to 80% electrolyte and water are reabsorbed by this segment। मतलब हमारे जो पीसीटी है और इसके बगल से जो आपका पेरिफेरल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दैट कैपिलरी सॉरी, ये बेसिकली आपके क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी वाटर आया है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आया है, वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इस क्यूबॉइडल सेल से आपके जो कैपिलरीज है सराउंडिंग में उनको दोबारा भेज देंगे, विच इज नोन एज रीअब्सॉर्ब। मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन किसके पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ज़रा-सा भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि रीअब्ज़ॉर्प्शन किस पर्सपेक्टिव में बोल रहा है, सिक्रीशन किस पर्सपेक्टिव में बोल रहा है, तो एक बार वो वीडियो जस्ट इसके पहली वाली वीडियो में आप जाके देखिए। मैं यहाँ पर आई बटन पे पिन कर दूँगी, तो आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़े, आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका 70 टू 80% जो इलेक्ट्रोलाइट या फिर वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब्ड होगा इधर, कहाँ पे, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि पीसीटी का एक और फंक्शन क्या है कि ये पीएच और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, by a selective secretion of hydrogen ion and ammonium ion into the filtrate। selective secretion का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ये हमारी पीसीटी है और यहाँ पर अगर हमारी ये ब्लड कैपिलरी है, तो सिलेक्टिव सिक्रीशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो और अमोनियम आयन जो है वो कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, वो आपके कैपिलरी से टिब्यूल्स में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, कैपिलरी से टिब्यूल्स में, क्या, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन, ताकि आपका पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, इनटू द फिल्ट्रेट एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट। ठीक है, और क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, HCO3 नेगेटिव। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वर्ड इसलिए दे रखा है
क्योंकि सबसे पहला एब्जॉर्प्शन का होता है, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक या वैसे ऐसे बोलो कि आपका सबसे पहला एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद अगर दूसरा एब्जॉर्प्शन होगा तो वो आपका कहाँ होगा? यहाँ पर टिब्यूल्स में होगा। किस चीज का? इलेक्ट्रोलाइट या वाटर का। इसलिए यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन वर्ड यूज किया गया है। और यहाँ पर पहली बार एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाइकार्बोनेट आयन का, इस वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बोला जा रहा है। तो बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो पीसीटी के दो मेन काम है, एक तो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट या वाटर को ये रीअब्सॉर्ब करेगा। दूसरा क्या होगा कि पीसीटी जो है वो मेंटेन करेगा पीएच और आयनिक बैलेंस को। कैसे? बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन, मतलब अपने हिसाब से हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और उसका सिक्रीशन होगा कहाँ पर? फिल्ट्रेट में। और दूसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज, तीन चीजें हो रही, एक रीअब्जॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन और एक सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन किसका? 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का। ठीक है, अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कार्बोनेट आयन का। और अगर अपन सिलेक्टिव सिक्रीशन बात करें तो वो है आपका हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन का। आई होप ये मेरे साथ ही आपको लर्न हो गया होगा, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो तीन फंक्शन है पीसीटी के। पहला है रीएब्जॉर्प्शन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है सिलेक्टिव सिक्रीशन। तीसरा क्या है? सिलेक्टिव सिक्रीशन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, रीअब्जॉर्प्शन 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का, 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का, एंड एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट आयन का, एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन आपका किसका हो रहा है? ये हो रहा है आपका हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन का। ठीक है, so ये तीन चीजें आपको लर्न रख करनी है। अगर अपन बात करें आगे लूप ऑफ हेनले की या हेनलेज लूप की, तो ये हमारा पीसीटी है। पीसीटी को फॉलो करता हुआ हमारा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, एंड देन योर डीसीटी। अब लूप ऑफ हेनले में भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो यूरिन है वो कंसंट्रेट होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बगल में क्या चलता है? वासर एक्ट है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ हम टिब्यूल्स देखने वाले हैं। एंड ऑल्सो सबसे इम्पोर्टेंट मिस मत करना, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ द किडनी देखने वाले हैं। ठीक है, सो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन जो है असेंडिंग लिम्ब में बहुत कम होती है, मिनिमम होती है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। सो असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो यहाँ पर हाई ऑस्मोलैरिटी ये मेंटेन करेगा, बट रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होती है। मेडुलरी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। ठीक है, आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये परमिएबल होती है वाटर से। ठीक है, क्या होती है? परमिएबल होती है। ये अब क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होगा कि यहाँ से वाटर जो है वो बाहर जा सकता है। वाटर जो है वो बाहर जा सकता है, वाटर जो है वो अंदर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं असेंडिंग लिम्ब की बात करूँ तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, बाहर अंदर बाहर हो सकते हैं, वाटर अंदर बाहर नहीं हो सकता। सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो वो H2O के लिए परमिएबल होता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ की बात कर लूप ऑफ हेनले की बात करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है। ठीक है, नाउ वाटर बट ऑलमोस्ट impermeable टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। अब क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि अगर अपन इधर देखें, इस वाली पिक्चर को देखते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही हमारा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आ रहा है, यहाँ पर ये वाली लिम्ब जो है वाटर के लिए परमिएबल है, तो यहाँ क्या होगा? वाटर, जितना वाटर है वो बाहर चला जाएगा। तो अब इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है? आपका ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, एज कंपेयर टू योर वाटर। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि ये हमारा पानी का ग्लास है।
ठीक है? पानी का ग्लास है एंड इस पानी के ग्लास में हमने इतना क्या भर रखा है, जैसे सपोज़ करो रेत भर रखा है, ठीक है? इतना रेत भर रखा है, इधर तक पूरा पानी भरा हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, धीरे-धीरे करके पानी बाहर निकालती जा रही हूँ, वाटर को बाहर निकालती जा रही हूँ। अब क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब रेत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और पानी कम क्वांटिटी में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये कैसा हो गया, ये कंसंट्रेट हो गया। सेम गोज़ हियर, यहाँ पर जैसे-जैसे फ़िल्ट्रेट आगे नीचे की तरफ बढ़ेगा, मेडुलरी रीजन में आएगा, यहाँ पर क्या होगा, अपन पानी निकालते जा रहे हैं। सो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो सेम क्वांटिटी में, लेकिन पानी कम हो रहा है फ़िल्ट्रेट में, तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेट होता जा रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है, कंसंट्रेट होता जा रहा है। एंड इसी की वजह से जब हम कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ बढ़ते हैं, तब वहाँ पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए ये फिनोमेना जरूरी है। अब क्या होगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कैसी हो गई है, परमिएबल हो गई है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाएंगे, लेकिन वाटर तो उतनी क्वांटिटी में रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, वाटर तो उतनी क्वांटिटी में रहेगा, लेकिन अब हमें कंसंट्रेटेड यूरिन तो नहीं चाहिए ना, इतनी कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही इलेक्ट्रोलाइट ही बचे रहे, सिर्फ पानी ना निकले। तो क्या होगा, अब ये आगे जैसे-जैसे जाएगा तब आपका इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, निकलते जाएँगे, बाहर निकलते जाएँगे, जिससे क्या होगा, थोड़ा-सा डाइल्यूशन होगा। क्या होगा, थोड़ा-सा डाइल्यूशन होगा एंड ये इससे क्या होगा, जैसे-जैसे ये आगे मूव करेगा फर्दर, आपके ये जो हमने यहाँ पर जितना बचा हुआ फ़िल्ट्रेट है उतना आपका ये आगे बढ़ता जाएगा और ये डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर यूरेटर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा मैकेनिज्म मैं कल रिपीट करूंगी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि इस तरीके से यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक और वासा रेक्टा को शो नहीं किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ मैंने आपको सुपरफिशियली समझाया है, तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। अब अगर अपन आगे चले, सो the ascending limb is impermeable to the water but allows transport of the electrolyte actively or passively, as I have said. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted. ठीक है, आई होप मेरी जो मैंने तुमको समझाया वही इधर लिखा हुआ है, तो मैं अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ड्यू टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू द medullary fluid and a sodium potassium balance in the blood. ठीक है, अब अगर अपन डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में ज्यादा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का। ठीक है, अगर जरूरत पड़े, जैसे लाइक वाटर की, हमारे अंदर वाटर की कमी हो रही है, ठीक है, सपोज करो किसी पेशेंट में वाटर की कमी हो रही है, तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगी। ठीक है, आप देखोगे उस अगर जिस पेशेंट में वाटर की कमी होती है उसको वो बहुत कम यूरिन जाता है, ठीक है, लाइक पूरे दिन भर में 1-2 बार। ठीक है, सो उसमें क्या हो रहा है कि उसको वाटर की कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नीड है पानी की, सोडियम की, जिस वजह से वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा वहां पर। ठीक है, जरूरत नहीं थी, बट हमारी बॉडी ने ऐसी डिमांड रखी कि हमें वाटर और सोडियम आयन चाहिए, तो वहां पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा इनका। ठीक है, कहाँ पर, डीसीटी में। डीसीटी इज केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव and selective secretion of hydrogen and potassium ion and ammonium ion to maintain the pH and sodium potassium balances in the blood. ठीक है, सो डीसीटी जो है वो आपके HCO3 नेगेटिव को केपेबल होता है उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए, और सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का और अमोनियम आयन का। जैसे कि पीसीटी में क्या हो रहा था, पीसीटी में सिलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा था किसका, आपके हाइड्रोजन और अमोनियम आयन का, एंड सेम है यहाँ पर भी सिलेक्टिव सिक्रीशन होगा हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का। प्लस यहाँ पर आपके अमोनिया भी सिलेक्टिव सिक्रीट होगा ताकि पीएच जो है वो मेंटेन रहे, प्लस सोडियम और पोटेशियम भी बैलेंस रहे। अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट पे। सो दिस इज अ लॉन्ग एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूलर। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, प्रोड्यूसेस कंसंट्रेटेड यूरिन। यहाँ से बहुत सारा पानी जो है वो दोबारा से
reabsorbed होता है. This segment allow passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It will also play a role in maintenance of the pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of the hydrogen ion and potassium ion. यहाँ पर भी selective secretion hydrogen ion और potassium ion का होगा ताकि pH और ionic balance maintained रहे. ठीक है. सो दिस वाज योर फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल. आई होप ये बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन क्लियरली एक्सप्लेन हुआ होगा, तुम लोगों को समझ में आया होगा कि हर एक लाइन में क्या दे रखा है. ठीक है. अब अपन आगे चलते. सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का, दैट इज द रेगुलेशन, या इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन. ठीक है. So the functioning of the kidney is effectively monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involved by the hypothalamus, JGA, and to certain extent the heart. जेजीए के बारे में मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बता दिया था. सो अगर मैं इसको सुपरफिशियली आपको समझाऊं तो जेजीए कब एक्टिवेट होता है, जैसे ही आपका जीएफआर घटता है, जीएफआर जो है वो घटता है, तब क्या होगा, आपके जो जेजीए सेल्स है वो एक्टिवेट होके रेनिन सिक्रीट करेंगे. ठीक है. रेनिन वेसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है. ठीक है. ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, उसका ल्यूमेन का साइज कम करेगा एंड ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा. आपका जीबीपी बढ़ेगा, दैट इज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है. जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा एंड जीएफआर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. ये अपन ने पिछली वाली स्लाइड में या पिछली वाली वीडियो में पढ़ रखा है. अब अपन आगे देखते हैं कि जो आपका हाइपोथैलेमस, 3 इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कंपोनेंट्स हैं जो रेगुलेट करते हैं किडनी फंक्शन. दैट इज योर हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, एंड ऑल्सो कुछ आपके हद तक हार्ट भी रेगुलेट करता है. सो ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम. ठीक है. जैसे ही हमारे ब्लड वॉल्यूम में कुछ भी चेंज आएगा, आपके जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसेंट्रेशन, मतलब इन तीनों चीजों में कौन कौन से, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसेंट्रेशन में जब भी कुछ भी चेंजेस आएगा, आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे. An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone or vasopressin from the neurohypophysis. ठीक है. सो हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, वहां पर एक आपका लोब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस. ठीक है. एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. तो जो आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस है, वहां से आपके ये हार्मोन रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसी का ही दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन. ठीक है. सो जब हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, तब हमारे ये जो रिसेप्टर्स है एक्टिवेट होते हैं और ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे ताकि हमारे जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वहां से एडीएच रिलीज हो. अगर आप यहाँ पे इस वर्ड को गौर करोगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज, यहाँ पर डाइल्यूशन नहीं होना है, अपोजिट टू द डाइल्यूशन. ठीक है. ऐसा हार्मोन जो डाइल्यूट नहीं करेगा, एंटी डायूरेटिक. ठीक है. यानी कि कंसंट्रेट करेगा यूरिन को. आगे बढ़े. ADH facilitates water reabsorption from the later part of the tubules and thereby preventing diuresis. अब क्या होगा, जैसे ही ADH रिलीज होने लगा, ये कहाँ वर्क करेगा, ये हमारे DCT और कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स पे वर्क करेगा, क्योंकि यही दो जगह है जहाँ पर आपका कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है. ठीक है. सो क्या होगा, अब जैसे ही एडीएच डीसीटी पे वर्क किया, सीटी पे वर्क किया, आपके क्या होगा, ये जो वाटर है और जो सोडियम आयन है, ये कैसा आपके रीएब्सॉर्ब्ड होने लगेगा, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होने लगेगा यहाँ पे. And increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppresses the ADH release to complete the feedback. अब जैसे ही हमारी बॉडी को लगा कि जो फ्लूइड का डिमांड है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें ज़्यादा फ्लूइड नहीं चाहिए, ये जो आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स है ये स्विच ऑफ हो जाएंगे और हमारी जो नेगेटिव फीडबैक है वो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंड वहाँ पर एडीएच रिलीज होना बंद हो जाएगा थ्रू नेगेटिव फीडबैक. और इसी तरीके से हमारी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी.
अभी मैं इसका फ्लो चार्ट भी दूंगी ताकि आपको समझ में आए। एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। ठीक है। सो बेसिकली एडीएच क्या है, ये आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये क्या करेगा, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दैट इज ल्यूमिन को डिक्रीज करेगा। ठीक है। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, दैट इज ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, एंड आपका जो जीएफआर है वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है। दिस causes increase in the blood pressure, and increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby GFR, as I have said. The JGA plays complex regulatory role. A fall in glomerular blood flow or blood pressure or rate can activate the JG cells to release the renin, which convert angiotensinogen in the blood to angiotensinogen 1 and further to angiotensinogen, sorry, angiotensin 2, angiotensin 2 being a powerful vasoconstrictor। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि पूछा जा चुका है कि आपके एंजियोटेंसिन जो है उसमें टू जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है। जिसमें क्या होगा, इट इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर। एंजियोटेंसिन 2 कैन ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिससे एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा, एंड ये एल्डोस्टेरॉन फर्दर सोडियम आयन ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा थ्रू द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, दैट इज अगेन डीसीटी। सो बेसिकली अगर मैं रास मैकेनिज्म की बात करूं, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है। रास मैकेनिज्म की बात करूं, सो यहाँ पर अगर आप देखो, सो क्या हो रहा है बेसिकली, सबसे पहले आपका जीएफआर घटा या फिर जीबीपी घटा या फिर just a second, glomerular blood pressure, flow rate, and one more thing was there, I guess, flow। ठीक है। ठीक है। अगर ये घटा तो इससे क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या होगा, जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे। क्या होगा, जेजी सेल्स जो है वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड ये क्या करेंगे, हमारे ब्लड में जो ऑलरेडी एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट है, ये सबसे तो पहले रेनिन सिक्रीट करेगा। ठीक है। अब ये रेनिन क्या करेगा, ये जो हमारे अंदर इनएक्टिव स्टेट में एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट है, ये रेनिन कन्वर्ट करेगा इसको एंजियोटेंसिन 1 में, एंड फर्दर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होने की वजह से ये क्या करेगा, आपके वेसो कराएगा, एंड इसकी वजह से ब्लड प्रेशर, दैट इज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा, फर्दर फ्लो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड आपका जो जीएफआर है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब एंजियोटेंसिन 2 का एक और काम है कि वो एल्डोस्टेरॉन भी सिक्रेट कराता है, एंड ये एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, क्या करेगा, ये सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होगा तो सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज ये कंसंट्रेशन इंक्रीज कराने में आपके यूरिन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कराने में हेल्प करेगा। Now, this also leads to an increase in glomerular blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. I hope ये चीज समझ में आ गई होगी। An increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of the atrial natriuretic factor। अब क्या हो रहा है, लगातार एंजियोटेंसिन 2 जो है वो रिलीज होता जा रहा है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है। अब ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो हार्ट भैया बोलेंगे, भैया थोड़ा कम ब्लड प्रेशर इंक्रीज करो ताकि मुझे पंप करने में आसानी हो। अब एंजियोटेंसिन मना कर देते कि नहीं भाई, हम तो रिलीज ही होंगे, हमारा तो अभी तक स्विच ऑफ का पॉइंट ही नहीं आया है। तो ये जो आपके हार्ट भैया हैं, ये क्या करेंगे, ये जो आपके हार्ट भैया हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 के लिए बोलेंगे रुको मैं तुम्हें रोकता हूँ,
खुद की प्रोटेक्शन के लिए ये सिक्रेट करेंगे एएनएफ। ठीक है, जैसे ही एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होगा, ये बेसिकली क्या होता है, ये वेसोडाइलेटर होता है। क्या होता है? वेसोडाइलेटर होता है। एंड जैसे ही ये एएनएफ वर्क करेगा एंजियोटेंसिन 2 पे, ये आपका क्या करने वाला है, ये बेसिकली ब्लड वेसल पे काम करेगा, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होगा और आपका एंजियोटेंसिन 2 जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। क्या होगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। इसे हम एएनएफ मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है? सो ये जो हमारा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है, ये एट्रिया की वॉल से रिलीज होता है। सो ये बेसिकली ये एएनएफ मैकेनिज्म जो है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को काबू करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है? सो आई होप ये पूरा चीज़ें तुम लोगों को क्लियरली समझ में आई होगी, सारा रेगुलेशन एंड आल्सो योर फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।